प्रिय छात्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स यानी कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जिनके आज हम अध्याय नंबर 5 यानी कि न्यायपालिका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अध्याय नंबर 5 क्या है नाम इसका, न्यायपालिका। तो ये जो अध्याय नंबर 5 न्यायपालिका है, इनके जितने भी इस चैप्टर के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न हैं उनके हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर को देखने वाले हैं। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लोगे तो 1 से जो 8 तक ये सभी प्रश्न दिख रहे हैं इनके उत्तर आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा वीडियो को देखते के साथ। तो चलिए एक एक कर हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो नई न्यायिक व्यवस्था आई है मुकदमे वाली, उसमें आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? अगर ऐसा लगता है तो इसका कारण भी आपको बताना है। तो देखिए हमारे हिसाब से तो हम सबसे पहला इसका जो रीजन बताएंगे कि तभी अमीर व्यक्ति से गरीब व्यक्ति जो मुकदमा है जीत सकता है। सबसे पहला न्यायाधीश को ईमानदार होना पड़ेगा। जब तक न्यायाधीश ईमानदार नहीं होंगे तब तो वो पैसे पे अमीर से बिक जाएंगे, ये पहला बात। और दूसरा बात आप लोग याद रखो कि अगर न्यायाधीश है अगर ईमानदार रहेगा तब फैसला देगा किसके, गरीब की ओर, और अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत जाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए, जो गरीब लड़ रहे हैं अमीर के प्रति मुकदमे, उनके पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। ये नहीं कि उनके पास कुछ भी पैसा नहीं, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, तभी वो लंबे जो न्यायिक जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा लंबा चलता है। तो लंबा चलने के लिए, उसको चलाने के लिए आपके पास कुछ पर्याप्त पैसे होने चाहिए। अगर नहीं है तब भी आप नहीं जीत सकते हो। यानी कि इसका जो मुख्य रीजन दो ही है। सबसे पहला कि न्यायाधीश को ईमानदार होना पड़ेगा, और दूसरा जो इसका पॉइंट है कि जो गरीब है उनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा हो ताकि वह न्यायिक प्रक्रिया को जीत सके। तो इसका उत्तर आपको इस तरह लिख देना है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकते हैं जबकि न्यायाधीश ईमानदार। ये तो हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा इसमें है कि न्यायाधीश यदि ईमानदार फैसला देगा तभी ना एक गरीब अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया, जो न्याय का प्रक्रिया है कि आप सही हैं या गलत हैं, ये प्रक्रिया से गुजारने के लिए पर्याप्त पैसे भी होनी चाहिए ताकि वह लंबे समय तक अपना केस लड़ सके। यह हुआ इसका सटीक उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है आपको कि हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हमें न्यायपालिका की जरूरत है, अगर है तो क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि कई बार जो लोग होते हैं वो आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाती है। मान लीजिए आप हो और आपसे किसी से विवाद हो गया, तो आपस में सुलझाना उस तरह के मामला जो है वो संभव नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्थानीय पंचायत के लोग जैसे मुखिया, सरपंच, ये सभी हैं, पंच, ये सभी भी इस विवाद को नहीं सुलझा पाते। तब हम लोग क्या करते हैं, तब फिर उस विवाद के निपटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यायपालिका का सहायता लेते हैं। यानी कि न्यायपालिका की तभी जरूरत पड़ता है। और न्यायपालिका में संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष के वकील बहस करते हैं, और अपने तरफ से हम वकील रखते हैं, और जो मेरा विरोधी पार्टी है वो अपना वकील रखती है, और उस दोनों वकील में बहस होती है। और बहस होती है तो न्यायाधीश उस बहस को सुनकर संविधान में लिखित कानून जो है उसके आलोक में न्यायाधीश न्याय दे देता है। यही इसका राइट उत्तर हो गया। समझ गए आप कि किस लिए न्यायपालिका की जरूरत होती है। न्यायपालिका का इसलिए जरूरत होता है, ठेठ भाषा में आप लोग समझ लो कि न्यायपालिका का जरूरत इसलिए होता है जब किसी दो पार्टी लड़ जाए और उसको ना तो खुद में सुलझा पाए और ना पंचायत लेवल के जितने भी पद वाले हो गए, मुखिया, सरपंच, ये लोग भी अगर इस मामले को नहीं सुलझा पा रहे हैं, तब हम लोग न्यायपालिका का यूज करते हैं। समझ गए कि किस लिए न्यायपालिका का यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। यानी कि जो ऊपरी न्यायालय की जो व्यवस्था है उससे निचले न्यायालय तक की व्यवस्था को एक पिरामिड के रूप में सजाया गया है। तो न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र आपको बना देना है। तो देखिए सबसे पहला जो है पिरामिड में सबसे ऊपर रहता है सर्वोच्च न्यायालय। जो ये चित्र आप पिरामिड की तरफ बनाओगे तो सबसे ऊपर क्या रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भारत में? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद उच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के छोटा कौन होता है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय से छोटा कौन होता है? जिला अदालतें। फिर जिला अदालतें से छोटा कौन होती है? तो ग्राम की कचहरी। तो ये हुआ पिरामिड का मानचित्र जो क्रमवार स्थित है। अब चौथा क्वेश्चन आपका है कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। कह रहा है कि भारत में जो न्यायपालिका है उनको स्वतंत्र बना देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, भारत में जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका की सर्वथा स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ तक सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई भी ताकतवर अगर व्यक्ति है न्यायाधीशों पर अपने पद का रुतबा या ध्वंस नहीं दिखा सकता है। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचने के जुर्म में दंड का भागी बन सकता है। देखिए, भारत में जो है न्यायिक पालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए कदम उठाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पर है, मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और वो जज को डरा रहा है कि हम पूरा जिला के मालिक हैं, हमको ये केस जीतना, तुम जीतने देना, तो ये संभव है नहीं ना। तो इस तरह कि आप किसी पर भी दबाव नहीं डाल सकते हो, भले ना आप IAS हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, आपके लिए भी न्याय समान है और जो भारत के गरीब लोग हैं उनके लिए भी न्याय समान है। यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र इसलिए है ताकि उस पर कोई दबाव नहीं उठाया गया है। अगर उठाया जाएगा तो उसके विरुद्ध क्या होगा? न्यायिक प्रक्रिया में अगर बाधा होगा तो जुर्म में दंड का भागी बन जाएगा वो। तो यह हुआ चौथा प्रश्न का उत्तर। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है कि आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, भारत मतलब हमारे विचार से पूछ रहा है, आपके विचार के मतलब क्या? जो आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रश्न को पढ़ रहे हैं उनके विचार में जो भी आए वो लिख देना है, लेकिन हमारे जो विचार में आए हैं जो हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कहा कि आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सा है। तो देखिए, हमारे विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ा जो बाधा है वो फैसला देने में देरी करती है। हम लोग अगर केस कर देते हैं किसी एंटी पार्टी के प्रति, तो वो केस की जो मुकदमा चलती है बहुत लंबा प्रक्रिया चलता है। अगर लंबा चलेगा तो आप बताइए न्याय में तो देरी होगा, तो न्याय में देरी होगी तो वो लोगों को तो दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है मेरे विचार से कि भारत में जो न्याय प्राप्त करना है वो उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है फैसला देने में देरी। इसके साथ साथ मुकदमा जितना दिन लंबा खींचेगा, जितनी अधिक तारीखें पड़ेगी, उतना ही अधिक धन का व्यय होता रहेगा। जितना दिन मुकदमा चलेगा उतना दिन हम लोग का क्या आर्थिक जो स्थिति है वो नीचे गिरता चला जाएगा। यह गरीबों के लिए अत्यंत कष्टदायक है, ब्याह से उनकी कमर टूट जाती है। अगर किसी व्यक्ति की जो ब्याह हो रही है उससे कमर टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो गरीब हो जा रहा है। धीरे धीरे इतना लंबा आप लोग न्याय ले चल जाओगे, न्यायाधीश लोग क्या करते हैं, लंबे किसी केस को लंबा दिन तक खींच लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो कोई गरीब व्यक्ति रहेगा तो उस केस को नहीं लड़ पाएगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि जल्दी न्याय पाना कठिन हो जाए तो न्याय मिलेगा नहीं, ना मिलेगा, किंतु जमीन जायदाद भी बिकवा देगा न्यायाधीश लोग। इसीलिए सबसे बड़ा कमी भारत में है कि न्याय प्रक्रिया में देर ना करे। अगर देर करती है तो ये बहुत बड़े दिक्कतें हैं हम लोगों के लिए। इसके साथ यह भी क्वेश्चन पूछा था कि इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई धौंस दिखाता है कि हम DM हैं, आप न्यायाधीश हो, हम एक जिला के मालिक हैं, तो आपको हम मेरे तरफ न्याय देना होगा। तो अगर ऐसा करता है तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए उस जो आपको जमीन जो आपको दिक्कतें पहुंचाई, न्याय को पाने में कठिनाइयाँ दी, उसके प्रति क्या हम लोग करेंगे, उसके प्रति हम लोग केस उल्टा ठोक देंगे ताकि उसको फिर दिक्कत का सामना करना पड़े। समझ गए। छठा क्वेश्चन आपका है कि अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिक को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कह रहा है कि अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो तो नागरिक को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगा तो नागरिक को न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि
अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो वो पैसा पर बिक जाएगा। अमीर को तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसा होगा, लेकिन गरीब जो है तबाह हो जाएंगे। जो न्याय है वो बिकने लगेगा पैसा पर। वकील और दलाल का तो माल माल हो जाएगा, और गरीबों को न्याय मिलेगा ही नहीं, तो धन का भी व्यय उल्टा हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र नहीं रहेगा भारत में न्यायपालिका तो न्याय प्राप्त करने में बहुत सा मुश्किल पड़ सकता है। आप लोग देख लें कि आप लोग वकील और दलाल अमीरों के पैसे लेकर तुरंत उसको न्याय दे देगा, और गरीब अगर गलत में नहीं है फिर भी उसको फंसा दिया जाएगा। ये सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 7वां क्वेश्चन आपका है कि कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है या कमज़ोर है, वो केस नहीं लड़ पा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो किस प्रकार न्याय पा सकता है। मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है, तो देखिए कमजोर एवं अक्षम जो व्यक्ति होते हैं वो निम्न प्रकार से न्याय पा सकते हैं। सबसे पहला कि जो पात्र व्यक्ति है उसको मुक्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको तो आप लोग मुफ्त ही न्याय दोगे। लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौता के माध्यम से विवादों का निपटारा कराएंगे। हम जानते हैं कि न्यायाधीश के पास जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, तो इसके लिए लोक अदालत लगता है, उसमें समझौता करवा देंगे दोनों पक्ष को बैठा के, तो उससे भी पैसा का खर्च नहीं होगा गरीब व्यक्ति के लिए, यानी अक्षम व्यक्ति के लिए। तीसरा पॉइंट कि विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाएं तैयार करेंगे। यानी कि जो सही विधि है उसके सहायता उपलब्ध करा देंगे, वो भी प्रभावी एवं कम खर्च में, ताकि जो योजना है वो ज़्यादा दिन तक चल पाए। चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, श्रमिक बस्तियों इत्यादि में समाज के कमजोर वर्गों को उनके विधिक शिविरों का आयोजन करें। कह रहा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र रहेगा, गरीब बस्ती रहेगा, श्रमिक बस्ती रहेगा, तो इत्यादि में अगर समाज के कमजोर वर्ग हैं तो उनको विधिक शिविरों का आयोजन करें। यानी कि जो उसके लिए कम खर्च वाला शिविर होगा उसका आयोजन हम लोग कर देंगे। पांचवा है कि पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटारा। अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो कमज़ोर या अक्षम व्यक्ति होते हैं तो परिवार में ही लड़ जाते हैं, तो उसको हम सुलह यानी समझौते के आधार पर निपटा लेंगे। और इसमें यह क्वेश्चन एक और पूछा था कि मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एक और पूछा था कि मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता। तो देखिए, मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नलिखित है। सबसे पहला कि उसकी जो वार्षिक आयु है या वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक ना हो, उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक ना हो। कह रहा है कि जो मुक्त विधिक सहायता है उसके प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो पात्रता है कि उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम रुपये से अधिक ना हो, यानी कि 1 लाख रुपये तक उसकी वार्षिक आय है, तभी वह मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता है। दूसरा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, ना कि कोई अमीर जात के लोग जैसे हो गए ब्राह्मण, राजपूत, जितने भी जनरल हैं वो सभी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। तीसरा कि वह भिखारी हो, यानी कि उसके पास खाने में दिक्कतें का सामना करना पड़े, तो इस तरह के व्यक्ति के लिए यह पात्रता है। चौथा कि वह 18 या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों, तभी इस तरह का लाभ दिया जाएगा। पांचवा कि वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो, कि उसको कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो इस स्थिति में वो इसके पात्रता है, किसके, मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने की। 8वां जो क्वेश्चन है आपका और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है कि लोक अदालत क्या है। तो देखिए, लोक जो अदालत है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पक्षों के बीच समझौता या निपटारा कराना। किसी न्यायालय में अगर लंबित प्रक्रिया चल रहा है, मामला चल रहा है, तो उसको लोक अदालत निपटारा कर देता है। क्यों? क्योंकि जो न्यायाधीश लोग होते हैं वो किसी भी जो अदालत में किसी भी जो लंबित प्रक्रिया होता है उसको और लंबा खींच देता है, यानी कि जो केस होता है उस केस को और वो लंबा करता जाता है न्यायाधीश लोग। एक कमी तो ये सबसे बड़ा कमी है
कि वो लोग जल्दी उन लोग को न्याय नहीं दे पाते। तो इस स्थिति में है जो लोक अदालत की सहायता लिया जाता है। कोई अगर लंबा मामला चल रहा है, लंबित मामला, तो उसको क्या सुलझाता है, कौन से सुलझाता है, तो लोक अदालत सुलझाता है। कौन, लोक अदालत उस तरह की दिक्कतों को निपटारा करता है, सुलझाता है। समझ गए। तो इस अध्याय के ये 8 सभी प्रश्न होंगे, इन सभी का उत्तर मैं आप लोगों को समझा दिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तर समझ सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।